हेलो फ्रेंड, नैतिक आइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक के रूप में आज हम लोग हीगल को पढ़ेंगे। हाफ्सलाक रूसो की समाप्ति के बाद आदर्शवादी राजनीतिक विचारक के रूप में हीगल प्रथम विचारक है जिसको हम लोग आदर्शवादी राजनीतिक विचारक के रूप में पढ़ेंगे। तो हीगल को हम लोग देखते हैं। हीगल हमारा आज का पश्चिमी राजनीतिक विचारक है जिसकी पहचान हम लोग जो है आदर्शवादी के रूप में करते हैं। आदर्शवादी राजनीतिक विचारक के रूप में हम लोग करते हैं। आदर्शवादी राजनीतिक विचारक है। आदर्शवादी राजनीतिक विचारक के रूप में हीगल को पढ़ने के बाद इसके हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे और जीवन परिचय के बाद जो है इसका जीवन परिचय के बाद द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक पद्धति, इसी की चर्चा आज हम लोगों को करना है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है और जर्मन आदर्शवादी विचारक है। हीगल के बारे में ये कहा जाता है कि हीगल जो है आदर्शवाद की शुरुआत कांट से होती है और इस आदर्शवाद की जो चरम परिणति है, जो सबसे उच्चतम अवस्था है, वह हीगल के राजनीतिक विचारों में आकर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग को ये जानना है कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवादी जो विचारक है किन किन बातों पे फोकस करते हैं। यदि हम उस बात को जान जाते हैं तो हीगल को समझना हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग ये देखते हैं कि आदर्शवादी राजनीतिक विचारक की क्या मान्यता है और क्या ये कहते हैं। जो भी आदर्शवादी राजनीतिक विचारक होंगे वो अपनी बात राज्य के संदर्भ में ही, राज्य की गुणगान में ही सब कुछ कहेंगे। हम लोगों ने ये एक बार चर्चा भी किया था कि कोई भी जो भी राजनीतिक विचारधारा है उस राजनीतिक विचारधारा को समझने के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति और राज्य। जो विचारधारा राज्य को महत्वपूर्ण देगा, महत्वपूर्ण मानेगा, उसे आदर्शवाद कहेंगे। और जो विचारधारा व्यक्ति को महत्वपूर्ण देगा तुलनात्मक रूप से, उसको हम लोग उदारवाद कहेंगे। ये दो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और यह आदर्शवाद, चूंकि आज हीगल को हम लोग को पढ़ना है तो थोड़ा बहुत आदर्शवाद की हम लोग चर्चा कर दे ताकि हीगल को समझने में हम लोग की आसानी होगी। तो जो भी आदर्शवादी विचारक होंगे वह व्यक्ति और राज्य की तुलना में राज्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, राज्य को ज़्यादा महत्व देंगे। अब राज्य को ज़्यादा महत्व देने के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में ये क्या क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो जो भी आदर्शवादी राजनीतिक विचारक होगा वह राज्य को नैतिक मानेगा। राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादियों का मानना है कि जो राज्य है वह व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है और राज्य एक नैतिक संस्था है। व्यक्ति में विशिष्ट गुणों को विकसित करने की जिम्मेदारी यह राज्य का ही होता है। चूंकि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य गुणवान है, इसलिए राज्य व्यक्ति के अंदर गुणों को क्या करता है, उत्पन्न करता है और बनाए रखता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि राज्य क्या है, राज्य एक अनिवार्य संस्था है। राज्य एक अनिवार्य संस्था है। इन दोनों स्टेटमेंटों को यूनानी राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे प्लेटो और अरस्तु ने भी राज्य को नैतिक माना, राज्य को एक अनिवार्य संस्था माना। और जितने आदर्शवादी राजनीतिक विचारक हैं, यूनानी राजनीतिक विचारक, ये दो बातों को अपने विचारों का आधार बनाया। और आदर्शवादियों का मानना है कि जैसे अरस्तु ने बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते ही राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य का विकास हुआ है। यदि राज्य नहीं होता, यदि मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं होता तो राज्य होता ही नहीं। तो राज्य का मनुष्य के साथ एकदम बिल्कुल अनिवार्यता से संबंधित है। वह कहीं ना कहीं राज्य के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, इस तरीके के बात कहा गया। तीसरी बात कहा गया कि
राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे रूसो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सामाजिक समझौता के माध्यम से सामान्य इच्छा बनती है, और वास्तव में ये सामान्य इच्छा संप्रभुता संपन्न होते हैं, सारे व्यक्तियों का अधिकार इसमें निहित होता है, और जो अच्छे वाले इच्छा होती है वही जो है सामूहिक रूप से होता है। तो राज्य क्या करता है, इन्हीं सामान्य इच्छा मनुष्यों के सद्गुणों वाली जो इच्छा होती है उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो राज्य है वह सर्वमान्य होगा। ठीक है, इसके साथ अलग जो इसकी एक और बात कहा जाता है कि राज्य क्या है, राज्य सर्वशक्तिशाली है। राज्य सर्वशक्तिशाली है। चूंकि राज्य सर्वशक्तिशाली, इसमें हीगल का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है सर्वशक्तिशाली बताने में, कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। बहुत बार ये स्टेटमेंट पूछा है कि स्टेटमेंट किसका है, तो राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, अर्थात इस राज्य साक्षात ईश्वर है, इसलिए यह सर्वशक्तिमान है। मनुष्य की तुलना में ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और ईश्वर के सामने मनुष्य की कोई स्थान और अस्तित्व तो नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार राज्य के सामने भी व्यक्ति की कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को न तो कोई अधिकार है और ना ही कोई उसे विरोध करने की कोई दायित्व या विद्रोह करने का अधिकार दिया गया। अब ये सवाल उठता है कि सर्वशक्तिशाली होने के साथ साथ राज्य क्या करता है, राज्य व्यक्तियों के अधिकारों को जन्म देता है। राज्य व्यक्तियों के अधिकारों को जन्म देता है। ठीक है, व्यक्ति को जो अधिकार मिले होते हैं वो जन्मजात नहीं होते, प्राकृतिक अधिकार नहीं होते, जैसा कि लॉक ने बताया है। और आदर्शवादियों का मानना है कि जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, जिन अधिकारियों के माध्यम से व्यक्ति यह निश्चित करता है कि हमको हमारा विकास होना चाहिए, हम बिना अधिकार के विकास नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार भी वास्तव में राज्य के द्वारा ही कानून के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके से अधिकारों का जन्म देता है। और एक और बात है, आदर्शवादियों का मानना है कि राज्य के आज्ञाओं के पालन करने में, राज्य के आज्ञाओं के पालन करने में, राज्य के आज्ञाओं के पालन करने में व्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित होती है। ठीक है, व्यक्ति जिस स्वतंत्रता की हिमायती है, जिस स्वतंत्रता के कारण वह यह कहता है कि बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, वह स्वतंत्रता कहाँ है, यदि वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करता तभी उसकी स्वतंत्रता क्या होती है, निश्चित होती है, सुनिश्चित रहती है, संरक्षित रहती है। इन स्वतंत्रता का प्रयोग वह व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं के पालन में ही करता है। एक और बात कहा जाता है कि राज्य का सावयवी सिद्धांत, सावयवी देखिए, यदि सावयवी सिद्धांत की बात होती है, इसका मतलब यह है कि राज्य की जो तुलना है मनुष्य के शरीरों से किया गया है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का अस्तित्व या मनुष्य के शरीर के अंगों का अस्तित्व मनुष्य के शरीर पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के अस्तित्व राज्य के ऊपर निर्भर करता है। जैसे यदि संपूर्ण शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए, प्राण को निकाल दिया जाए, तो अंगों का कोई महत्व नहीं है, या शरीर से अंग को काट लिया जाए तो उस अंग को कोई महत्व नहीं है। और अंगों के रहते हुए यदि शरीर की प्राण चली जाए तो फिर अंगों का कोई महत्व नहीं है। अंग का महत्व तभी है जब शरीर में प्राण निश्चित हो, प्राण जीवित हो। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का अस्तित्व तभी संभव है जब वह राज्य के अस्तित्व या राज्य पर क्या हो, निर्भर हो। इसी को सावयवी सिद्धांत कहा जाता है। सावयवी सिद्धांत का मतलब यह है कि राज्य की तुलना जीवित प्राणियों से की जाती है, तो वह सावयवी सिद्धांत होता है। और यह सावयवी सिद्धांत इस बात को निश्चित करता है कि राज्य क्या है, सर्वशक्तिमान है और मनुष्य राज्य पर ही निर्भर करता है। ये सारी जो बातें हैं
यही आदर्शवादी राजनीतिक विचारधाराओं का क्या आधार है, जिसमें हमको कुल मिला जुला के यही चीज दिखता है कि जो है सो है राज्य है, राज्य है और तो ही व्यक्ति है। व्यक्ति अपने अधिकारों की, अपनी स्वतंत्रताओं की, अपने अस्तित्व की चर्चा या कल्पना तभी कर सकता है जब वह राज्य होगा। राज्य नहीं होगा तो इन सारी चीज़ों की कोई कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। ये आदर्शवादियों की सोच है, यही आदर्शवादियों की विचार है। अब हम लोग जर्मन हीगल को, जो जर्मनी का रहने वाला है, उसको आदर्शवादी विचारक कहते हैं। तो आदर्शवादी विचारक कहेंगे तो निश्चित तौर से जो हीगल है, यह व्यक्ति की तुलना में राज्य को क्या करता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। अब कैसे महत्वपूर्ण मानता है, क्यों मानता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब हम इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि यह जब स्वतंत्रता की बात करेगा, व्यक्ति की बात करेगा, अधिकारों की बात करेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं राज्य को ऊपर स्थान देगा। ठीक, इन आदर्शवादी की जो मान्यता है, इसके आधार पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि हीगल की जीवन परिचय क्या है। हीगल का जीवन परिचय, हीगल का जीवन परिचय, जीवन परिचय, हीगल का जीवन परिचय। हीगल का जीवन परिचय में सबसे पहले हीगल जो है का जन्म 1770 में जर्मनी में हुआ था। जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी में हुआ था। जो वर्टनबर्ग एक प्लेस है, वर्टनबर्ग, जर्मनी के वर्टनबर्ग नामक शहर में इसका जन्म हुआ था। और हीगल अपने जो कैरियर है, जीवन की कैरियर है, उसकी शुरुआत एक सामान्य शिक्षक के रूप में किया, सामान्य शिक्षक के रूप में किया। और बाद में यह प्रोफेसर पद तक पहुंचा, प्रोफेसर के पद तक पहुंचा। और बर्लिन विश्वविद्यालय में, बर्लिन विश्वविद्यालय में, बर्लिन विश्वविद्यालय में, बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग का, दर्शन शास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना। ठीक है, ये इसके कैरियर जीवन की सफलताओं का सीढ़ी रहा। जो एक सामान्य शिक्षक से अपने जीवन की शुरुआत किया, प्रोफेसर पद तक पहुंचा। उसके बाद अपने चिंतन के माध्यम से, जो आदर्शवादी चिंतन है, उसके माध्यम से वह दर्शन शास्त्र विभाग का, जो बर्लिन विश्वविद्यालय है, उस बर्लिन विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग का अध्यक्ष भी बना। 1831 में हैजा बीमारी के कारण, हैजा बीमारी के कारण, हैजा बीमारी के कारण इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी कई बार पूछा है किस विचारक की मृत्यु हैजा के कारण हुई है, तो हैजा बीमारी के कारण जो है, हैजा बीमारी के कारण हीगल की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। हीगल के बारे में एक और बात ये कहा जाता है कि हीगल दार्शनिकों का राजा है और राजाओं का दार्शनिक है। कई बार ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा है, किस विचारक को दार्शनिकों का राजा और राजाओं का दार्शनिक कहा गया है, तो उसमें अरस्तु का भी नाम रहता, प्लेटो का भी नाम रहेगा, तो ज़्यादातर लोग प्लेटो और अरस्तु को लगाते हैं। वास्तविकता यह है कि यह हीगल, जिसको हीगल को ही दार्शनिक का राजा और राजाओं का दार्शनिक कहा गया। दार्शनिक का राजा, चूंकि आदर्शवादी विचार को इसने बहुत ऊंचा तक उठाया, और राजाओं का दार्शनिक इसलिए इसे कहा गया कि इसके विचारों को बहुत सारे शासकों ने अपने शासन का आधार बनाया। जैसे जर्मनी का बिस्मार्क, जो जर्मनी का राजा है, जर्मनी का शासक बिस्मार्क,
यही जो है बिस्मार्क अपने शासन में हीगल के राजनीतिक विचारों को आधार बनाया, और हीगल के राजनीतिक विचारों को आधार बनाने के कारण ये बिस्मार्क लौह की नीति या कठोर शासन की नीति अपनाने वाले शासक के रूप में विश्व में यह प्रसिद्ध है। और अपनी लौह की नीति या कठिन नीतियों के कारण जर्मनी को इसने एकीकरण किया, और जर्मनी के जो पुरातन समृद्धशाली जो इतिहास था उसको इसने पुनर्जीवित किया। तो बिस्मार्क जैसे शासक हीगल के राजनीतिक विचारों का अनुसरण करके इतने बड़े शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित हुआ। तो कहीं ना कहीं इसी रूप में इसे कहा जाता है कि यह दार्शनिकों का राजा है और राजाओं का दार्शनिक है, जो इसको अक्सर जो क्या करता है, पूछता है। अब हम लोग को यह जानना है कि जो हीगल है इसने अपने राजनीतिक जीवन में कितने पुस्तकों को लिखा, जो पुस्तक को अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछता भी है। तो सबसे पहले फेनोमेनोलॉजी ऑफ, इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, यह 1807 में लिखा। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसोफिकल साइंसेस एंड लॉजिक, यह है 1816 की। ठीक है। जो तीसरी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ राइट, यह है 1821 में। और चौथी जो इसकी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है जिसका प्रकाशन हीगल की मृत्यु के बाद हुआ, मृत्यु के बाद प्रकाशन हुआ। ये कई बार पूछता है कि हीगल की किस पुस्तक का प्रकाशन जो उसकी मृत्यु के बाद हुआ, तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। अब कभी कभी ये भी पूछ देता है कि राजनीतिक दृष्टि से इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है, तो राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक यही दोनों है, फिलॉसफी ऑफ राइट एंड फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। फिलॉसफी ऑफ राइट का प्रकाशन 1821 में हुआ, और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की जो प्रकाशन है यह हीगल की मृत्यु के बाद हुआ होगा, 1830 और 31 के बाद हुआ होगा। इस तरीके से हीगल के जीवन परिचय को जानने के बाद, चूंकि हीगल की भी जीवन जो है एक सामान्य शिक्षक से शुरू होके एक प्रोफेसर और बर्लिन विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष तक पहुंचा, तो काफ़ी धरातल की सच्चाई को उच्चतम स्तर तक इसने देखा है। तो इसकी बातों में यथार्थता के साथ साथ आदर्श की स्थिति रही होगी। ठीक है। चूंकि आदर्शवादी विचारक जो होते हैं उनके जो विचार होते हैं वो व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है प्राप्त करने में, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो बातें होती है वह बहुत तर्कपूर्ण होती है, बहुत भावनाओं पे आधारित होती है। जो भी आदर्शवादी विचारक होंगे उनकी बातें तर्कपूर्ण होगी और भावनाओं पे आधारित होगी। तो जो ये हीगल है, हीगल ने चूंकि एक सामान्य शिक्षक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत किया, तो इस आदर्शवादी अवधारणाओं को बहुत धरातल के स्तर पे और तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बातों को कहा, जो इसके जीवन में हम लोग को दिखाई देता है। अब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है, जिसके विचारों के माध्यम से इसको प्रसिद्धि मिली, इसके विचारों को विद्वानों के बीचों में जो सहमति मिली, वह है हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति।
हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति। देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति है। इस द्वंद्वात्मक पद्धति को समझने के लिए हम लोग जो है यूनानी राजनीतिक विचारक सुकरात के साथ इसकी तुलना करेंगे, और दूसरा मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति से तुलना करेंगे। ठीक है। हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति और मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति से तुलना करके बाद तब जो है हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये जान लिया सबसे पहले कि द्वंद्वात्मक का मतलब होता क्या है। द्वंद्वात्मक का मतलब होता है विरोधाभास विचारों के अस्तित्व में आना। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे हमने विचार बनाया कि हमको पढ़ना है, फिर तुरंत हमारे मन में दूसरे विचार आया कि हमें नहीं पढ़ना है, तो हमारे मन के अंदर पढ़ाई को लेकर जो विरोधाभासी विचार आए, यही क्या है, द्वंद्व है। और यह द्वंद्व जो है हीगल के अनुसार जो यह द्वंद्व है, यही द्वंद्व सत्य की खोज करता है। अंत में हमारा पढ़ना न पढ़ने के विचार में संघर्ष होगा, उसके बाद हम अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। तो हो सकता है कि हम इस निर्णय पहुंचे पढ़ें, इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि नहीं पढ़ें। अब सिचुएशन जो अलाउ करेगी उस तरीके का हमारे पास क्या आएगा, डिसीजन आएगा। इस द्वंद्वात्मक पद्धति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है विरोधाभासी विचारों के एक साथ अस्तित्व में आना, और वह होता है द्वंद्व। ठीक है। अब इस द्वंद्वात्मक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन तीनों के विचारों में अंतर तो है, लेकिन इस अंतर के साथ साथ जो इसके उद्देश्य हैं, इस उद्देश्य में समानता है। द्वंद्वात्मक, चाहे वह यूनानी राजनीतिक विचारक सुकरात के द्वंद्व को पढ़ें, या मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति को पढ़ें, या हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को पढ़ें, इन तीनों में एक ही समानता है। वह उद्देश्य को लेकर, इसका उद्देश्य होता है सत्य की खोज करना। सत्य की खोज करना। जब तक आपके मन में द्वंद्व चल रहा है, तब तक यह मान के चलिए सत्य की खोज आपने नहीं किया है। जैसे ही एब्सोल्यूट परम सत्य की ज्ञान जब हो जाएगा, तो वही द्वंद्व खत्म हो जाएगा। द्वंद्व की समाप्ति अंतिम सत्य की खोज के साथ समाप्त हो जाता है। इस बात की पुष्टि तीनों विचारकों ने अपने विचारों में किया है। जैसे यदि हम यूनानी राजनीतिक विचारक सुकरात को देखें, तो सुकरात ने क्या कहा, सत्य की खोज करने का एक ही तरीका है कि तर्क और वितर्क करना। यदि विचारों की तर्क वितर्क करेंगे तो अंतिम सत्य की खोज हो जाएगी। और इसने अंतिम सत्य को क्या खोजा, कहा कि जो सद्गुण है, यूनानी राजनीतिक विचारक सुकरात का अंतिम सत्य क्या है, सुकरात का अंतिम सत्य सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान किसी काव्य पुस्तकों में बहुत पढ़ने से नहीं आता है, नहीं बहुत बड़े किसी विषय के प्रोफेसर और ज्ञानी होने से आता है। यदि व्यक्ति को स्कूली शिक्षा नहीं है, बल्कि उसके अंदर सद्गुण है, तो वह ज्ञानी है। इस सद्गुण के साथ ज्ञान का जो है बिल्कुल एकदम एक सिक्के के दो पहलू के रूप में इनका स्थान है, ऐसे कहा जा सकता है। तो यहां द्वंद्व नहीं होगा। जब सद्गुण आपको मिल जाएगा तो निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि वो ज्ञानी होगा। तो यहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। इसी तरीके से मार्क्स
मार्क्स का जो अंतिम सत्य है, मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से जिस अंतिम सत्य की प्राप्ति का वह कहा वर्ग विहीन समाज, वर्ग विहीन राज्य। जिस दिन वर्ग विहीन राज्य की स्थापना हो जाएगी उसी दिन समता मूलक समाज स्थापित हो जाएगा। समाज से शोषण हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और समाज में डायलेक्टिक नाम की कोई चीज द्वंद्व रहेगी नहीं। समता नहीं है, शोषण है, राज्य है तो द्वंद्व बना हुआ है। जब यह राज्य खत्म हो जाएगा, शोषण खत्म हो जाएगा, समाज में समता स्थापित हो जाएगी, द्वंद्व भी खत्म हो जाएगा। तो अंतिम सत्य की प्राप्ति के लिए द्वंद्वात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने अपने विचारों में किया है। हीगल का अंतिम सत्य क्या है? जैसे हम लोगों को नहीं जाना, और सुकरात का अंतिम सत्य सद्गुण ही ज्ञान है, कोई द्वंद्व नहीं है यहाँ तक आने में। मार्क्स का अंतिम सत्य है वर्ग विहीन राज्य, जब यहाँ आ जाएगा तो कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। और हीगल का जो अंतिम सत्य है वह है राष्ट्रीय राज्य। जब राष्ट्रीय राज्य की प्राप्ति हो जाएगी तो द्वंद्व खत्म हो जाएगा, यह अंतिम सत्य है। इन लोगों का मानना है कि अंतिम सत्य की प्राप्ति ही द्वंद्व की समाप्ति है। और द्वंद्व क्या है? विरोधाभास विचारों के अस्तित्व में होना। उद्देश्य में इन लोगों में समानता है, लेकिन इनके अध्ययन, इनकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उस पद्धति में अंतर है। क्या अंतर है जरा उसको देख लिया जाए। जैसे सुकरात कहता है कि अंतिम सत्य की प्राप्ति के लिए हमको तर्क वितर्क करना चाहिए। तर्क और वितर्क, तर्क और वितर्क करना ही यह द्वंद्वात्मक है, द्वंद्वात्मक है। तर्क वितर्क करते रहना द्वंद्वात्मक है सुकरात के लिए। लेकिन हीगल के लिए तर्क और वितर्क करना द्वंद्वात्मक नहीं है। हीगल के अनुसार जो है जो चेतना है, चेतना में द्वंद्व, जो चेतना है, चेतना को उसने विचार भी बताया। इसी विचार में जो द्वंद्वात्मक विरोधाभास की जो स्थिति है उसी से डायलेक्टिक द्वंद्वात्मक पद्धति चलती है। और मार्क्स ने क्या बताया? मार्क्स का द्वंद्व कहाँ होता है? तो मार्क्स का द्वंद्व भौतिक पदार्थों में होता है। भौतिक पदार्थों में, अर्थात दो विरोधी वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। क्योंकि भौतिक पदार्थ मतलब जिसके पास धनवान है वो अमीर होगा, जो जिसके पास धन नहीं हो वो गरीब वर्ग होगा। इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व चलता है उसको मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति कहा। और एक व्यक्ति की चेतना में जो विरोधाभासी विचार आते हैं उनको हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति माना। और सुकरात जो यूनानी राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने सत्य की खोज के लिए तर्क करना और वितर्क करना, एक दो व्यक्तियों के बीच में जो तर्क और वितर्क होता है उसी से सत्य की प्राप्ति होती है। तो इन तीनों विचारकों में समानता द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर रहा और असमानता भी रहा। अब हम लोग ये जानेंगे कि हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसको कैसे बताता है, क्या है द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति से क्या चलता है। हम लोग थोड़ी सी समानता द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर जो किए हैं ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति का इतिहास क्या है। तो यूनानी राजनीतिक विचारक हैं और हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा? तो मार्क्स के ऊपर पड़ा। मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति को किससे लिया? तो हीगल से लिया। मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या? तो पदार्थों में है। हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति किस में है? तो चेतना में है। और यूनानी राजनीतिक विचारकों के द्वंद्व किस में है? तो तर्क और वितर्क में है।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एब्सोल्यूट ट्रुथ की प्राप्ति करना, परम सत्य की प्राप्ति करना द्वंद्वात्मक पद्धति की मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग को ये जानना है कि द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है। हीगल ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति को बताने के लिए इतिहास का दर्शन, इतिहास के माध्यम से अपने द्वंद्वात्मक पद्धति को बताता है और कहता है कि जो इतिहास है यह गतिशील, एक सीधी रेखा में चलने वाली विकासमान गति नहीं है, समान रेखा में चलने वाली गति नहीं है, बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलने वाली क्या है? एक रेखा। जो इतिहास है, यह जो इतिहास है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को ही इतिहास का, और यह जो प्रक्रिया है वह सीधी रेखा में नहीं चलती है, बल्कि यह सीधी रेखा में नहीं, बल्कि यह टेढ़ी रेखा में ऐसे चलती रहती है। क्यों ऐसे चलती रहती है? कि इसने कहा कि जो विश्व है यह अस्थिर है, यह हमेशा गतिशील होता है, और इसी गतिशीलता को समय काल के अनुसार जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह इतिहास बन जाता है। अब यह जो गतिशीलता है वास्तव में सीधी रेखा में नहीं होता है, वह ऐसे चलता है। ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे चलता है? जब भी विकास की प्रक्रिया चलेगी तो उसमें कुछ अवरोध आएंगे, उस अवरोधों को सामना करने के लिए कुछ समाधान आएंगे, फिर वो इस समाधान के सामने फिर कोई अवरोध आएगा। इस तरीके से वह क्या चलता है? चलते रहता। बताने का मतलब यह है कि जो भी द्वंद्वात्मकता इतिहास को हम देखें, इतिहास की जो प्रारंभिक स्थिति से वर्तमान स्थिति के गति को, समय को देखें या विकास की चीज़ों को देखें, तो उनकी विकास में कहीं ना कहीं अवरोध आते हैं, अवरोध के बाद समाधान आता है, समाधान के बाद फिर से अवरोध आता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह द्वंद्व के कारण ही चलती है। इसने बताया कि जो इतिहास है यह निरंतर चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। इतिहास क्या है? निरंतर विकास की प्रक्रिया है, निरंतर विकास की प्रक्रिया है, निरंतर विकास की प्रक्रिया है। और यह विकास जो है सीधी रेखा में ना होकर बल्कि टेढ़ी रेखा में चलती रहती है। इसकी पहचान किससे होती है? इस विकास की प्रक्रिया की जो पहचान है, इसकी पहचान चेतना या विवेक के माध्यम से की जाती है, विवेक के माध्यम से की जाती है। और इसने यह भी बताया कि जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर जब चलती रहती है तो उसको निरंतर चलाते रहने के लिए चेतना काम करता है। चेतना तो समझाता भी है लेकिन उसको चलाते भी रहता है। और यह जो विकास की प्रक्रिया है कुछ अंतर्निहित नियमों के आधार पर चलता है। जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है और निरंतर चलते रहने के लिए कुछ अंतर्निहित नियम होते हैं। वह नियम उसमें बरकरार होता है, उस विकास की प्रक्रिया में ऑलरेडी फिट होता है। वह नियम न तो बाह्य रूप से किसी व्यक्ति द्वारा थोपा जाता है, न किसी के द्वारा वह नियंत्रित किया जाता है। वह अंतर्निहित नियम क्या है? अंतर्निहित नियम, अंतर्निहित नियम वह नियम है विरोधाभास वस्तुओं का एक साथ अस्तित्व। विरोधाभास, विरोधाभास विचारों का एक साथ अस्तित्व,
यही इसी नियमों के आधार पे समाज में परिवर्तन होता है और समाज का विकास होता है। और यही जो विरोधाभास विचारों का अस्तित्व, इसी को द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। यही होता है द्वंद्व। जब तक द्वंद्व रहेगा तब तक वह समाज विकास करता रहेगा, समाज में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे ही इस विकास के दौर में परम सत्य की प्राप्ति हो जाएगी तो परिवर्तन समाप्त हो जाएगा, विकास भी समाप्त हो जाएगा, द्वंद्व भी समाप्त हो जाएगा। तो यह परिवर्तन और सामाजिक विकास तब तक होता रहेगा जब तक विरोधाभासी विचारों का एक साथ अस्तित्व बना रहेगा। और यही विरोधाभास विचार द्वंद्व होता है और द्वंद्व के कारण समाज गति करता है, समाज परिवर्तन करता है। इस विरोधाभास स्थिति को स्पष्ट करने के लिए समाज में कहा कि ये तीन अवस्थाएं हमेशा चलती रहती हैं। पहला विरोधाभास में पक्ष बनेगा, इस पक्ष को कहा थेसिस, पक्ष को अंग्रेजी में कहा थेसिस। उसके बाद विपक्ष बनेगा, इसको कहा एंटीथेसिस। और बाद में समपक्ष बनेगा, इसको कहा सिंथेसिस। इसने बताया कि जब सामाजिक परिवर्तन होता है या समाज का जो विकास होता है तो पहले सपक्ष होगा, ठीक है, चूंकि द्वंद्व रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। तो इसके विपक्ष में एंटीथेसिस बनेगी, यह भी सत्य नहीं होता और यह भी सत्य नहीं होता है, लेकिन इन दोनों में सत्य के थोड़े थोड़े अंश बने रहते हैं। अब दोनों में जब सत्य के अंश बने रहते हैं तो इन दोनों के मिलने से क्या बनती है? एंटीथेसिस। ये बनती है सिंथेसिस, सपक्ष बनती है। क्योंकि इसमें भी सत्य नहीं है, इसमें भी आंशिक सत्य है, इसमें भी आंशिक सत्य है, तो दोनों के सत्य को मिलाकर एक समपक्ष बनेगा, सिंथेसिस बनेगी। क्योंकि यह भी जो सपक्ष है पूर्ण सत्य में नहीं होता है, इसलिए यह आगे चलकर थेसिस बन जाएगी। और जब थेसिस बनेगी तो फिर इसके विरोध में एंटीथेसिस आएगी। कहने का मतलब यह है कि जो समाज की गति है वह हमेशा विरोधाभास की स्थिति से चलती रहेगी। जब भी वो कोई नई चीज बनाएगा तो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होने के कारण अस्थिर रहेगा, आगे चलकर उनको बदलना ही बदलना है। तो समाज में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन कहीं न कहीं द्वंद्व के कारण ही होता है। जैसे हम किसी परिणाम की आशा रखते हैं और उस परिणाम के कारण हम परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वह परिवर्तन पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं करती है, इसलिए फिर उसके विपक्ष में कोई दूसरा विरोधाभासी विचार आ जाता है। फिर इन दोनों में कहने का मतलब यह है कि यह द्वंद्व जो है समाज को हमेशा गति देते रहता है। क्योंकि समाज गतिशील है और यह तब तक गतिशीलता बनी रहती है जब तक दो विरोधी तत्वों का अस्तित्व में बना रहता है। क्योंकि अब जब पूर्ण सत्य ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब तक इनमें विरोधाभास रहता है। जब ये पूर्ण सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो इनमें विरोधाभास समाप्त हो जाता है, द्वंद्व समाप्त हो जाता है, तो फिर गतिशीलता भी समाप्त हो जाएगी। समाज हमेशा गतिशील नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हीगल के अनुसार जब उससे परम सत्य की प्राप्ति हो जाएगी तो गतिशीलता वहीं समाप्त हो जाएगी। इसने परिवार और नागरिक समाज और राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बताया। इसने कहा कि परिवार थेसिस है, नागरिक समाज एंटीथेसिस है और राज्य क्या है? सिंथेसिस है। और राज्य को ही और राष्ट्र राज्य को अंत में इसने कहा राज्य नहीं, राष्ट्र राज्य। यह है एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ।
जब राज्य अपनी गतिशीलता में राष्ट्रीय राज्य तक पहुंच जाएगा तो उसमें द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः ये सत्य हो जाएगा, और सत्य होने की स्थिति में गतिशीलता वहीं क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो डायलेक्टिक सिस्टम के माध्यम से अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है। यह हमेशा विरोधाभास विचारों का अस्तित्व होता है और थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के माध्यम से चलता रहता है। पहले पक्ष बनेगा तो उस पक्ष में चूंकि सत्य की पूरी अंश नहीं होती है इसलिए वो अस्थिर है, उसके विपक्ष में एक जो है विपक्ष बनेगा। चूंकि इन दोनों में फिर से टकराहट होगी तो दोनों की जो सत्य वाली बातें होगी एक साथ आ जाएगी, फिर एक साथ आने के बाद यही फिर से जो क्या बन जाएगी, पक्ष, और इसके एंटी में विपक्ष। इस तरीके से पक्ष, विपक्ष, समपक्ष, फिर समपक्ष, पक्ष बनेगा, फिर उसका विपक्ष आएगा। इस तरीके से गतिशीलता बनी रहेगी और ये चलती रहेगी, और तब तक ये चलती रहेगी जब तक ये एब्सोल्यूट ट्रूथ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और एब्सोल्यूट ट्रूथ जब प्राप्त हो जाएंगे तो द्वंद्व अपने आप समाप्त हो जाएगा, वहीं विश्व क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से इसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण बता के राज्य का महिमा मंडित किया, और राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा के आगे किसी भी राज्य, किसी भी संगठन की चर्चा इसने नहीं किया है। राष्ट्रीय राज्य इसका परम सत्य है और यहाँ कोई द्वंद्व नहीं है। कभी कभी प्रश्न ये पूछता भी है कि हीगल का जो परम सत्य वह क्या है, तो इसका परम सत्य राष्ट्रीय राज्य है। राष्ट्रीय राज्य के अलावा किसी प्रकार का कोई सत्य नहीं है, क्योंकि यह एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इसमें कोई प्रकार का द्वंद्व नहीं होता। और द्वंद्व का यह सकारात्मक पक्ष लेता है कि द्वंद्व से ही समाज में गतिशीलता बनी रहती है, समाज में परिवर्तन बना रहता है, और इतिहास की गति सीधी रेखा से न चल के इसी द्वंद्वात्मक के कारण टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलती रहती है। हम लोग द्वंद्वात्मक, हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को समाप्त करने के बाद जो अगला हम लोगों का विचार है वह है स्वतंत्रता संबंधी और अलगाव संबंधी विचारों को चर्चा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियोस में बनाकर पढ़ेंगे। और इस यहाँ तक जो समय चूंकि समाप्त हो रहा है तो द्वंद्वात्मक पद्धति के बाद ही इसके विचारों को समाप्त किया जा रहा है, और अगले क्लास में फिर हम लोग इसकी स्वतंत्रता, नागरिक समाज, राज्य और फिर बाद में अलगाव संबंधी अवधारणा को पढ़ेंगे। धन्यवाद।